के लिए आपको ना लैब्स वगैरह में भेजा जाता है, आपको एक ईयरफोन्स दिए जाएंगे, आपको सुनना होगा। इससे क्या पता चलता है कि एक स्टूडेंट की एनालिसिस कैसी है, एनालिटिकल थिंकिंग कैसी है, इंटरप्रिटेशन कैसी है। पर अगर तुम टाइम सेव करना चाहते हो तो तुम क्या करोगे बताओ मैं? तुम्हारे पेपर में 2 पैसेज आएंगे। कितने? 2। इट इज़ वेरी हार्ड टू पुट इन टू वर्ड्स। बहुत मुश्किल है शब्दों में बयां कर पाना। ये ऐसा थोड़ी होता है, ना जी ना, ये तो बिल्कुल ही गलत है, देखते ही समझ आ जा रहा है तो गलत है। हेलो एंड अ वेरी वेरी वार्म वेलकम टू ऑल माय डियर लवली स्टूडेंट्स। कैसे हो मेरे प्यारे प्यारे बच्चा लोग? आई होप आप सभी लोग बड़े ही दिल से, मन से आप अपने एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होंगे, क्योंकि जी हाँ, एग्जाम्स काफ़ी नज़दीक आ चुके हैं। जनवरी का आधा महीना बीत चुका है, फेस्टिवल टाइम भी बीत चुका है, एंड यू नो व्हाट, now it's high time that you get serious about your examinations. So I hope syllabus को साथ के साथ आप कवर करते चले गए होंगे और अब बढ़िया तरीके से रिवीजन को भी कवर कर रहे होंगे। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए, चाहे कितना ही वक्त क्यों ना बीत गया हो, चाहे कितना ही आप में कमियां क्यों ना हो, ओके, कितनी ही कमी आप में क्यों ना हो, यू स्टिल हैव टाइम एंड यू कैन डू योर बेस्ट इन दिस टाइम। सो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी कि जितना टाइम बच गया है उसमें अपना पूरा जोर लगा दो, क्योंकि जिंदगी में रिग्रेट रखना अच्छी बात नहीं है। यू शुड नेवर हैव रिग्रेट्स इन लाइफ। बाद में सोचोगे कि काश मैं ऐसा कर लेता, काश मैं वैसा कर लेती। तो अगर चाहिए कि रिग्रेट्स ना हो तो दिए हुए समय को अच्छे से यूटिलाइज करो। तो जैसे ही समय की बात आती है, हमारे इंग्लिश के सिलेबस में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक आ जाता है जिसमें टाइम प्लेस ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ये एक ऐसा टॉपिक है जो हर बच्चा हर अलग अलग तरीके से अटेम्प्ट करता है। सबका उसको अप्रोच करने का तरीका अलग है, सबको जितना टाइम लगेगा वो भी अलग ही रहेगा। कौन से टॉपिक की कर रही हूँ मैं बात? तो आपकी प्यारी पूजा मैम आज ले आई है आपके एग्जामिनेशन का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्कोरिंग टॉपिक्स, विच इज रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। जी हाँ, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन सुनते हैं आप सभी के दिमाग में ख्याल आ गया। जी हाँ, इंग्लिश का जब क्वेश्चन पेपर देखते हैं ना तो सबसे पहला सवाल यही होता है, सबसे पहले यही नजर आता है, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हाँ है ना? कब से आप कॉम्प्रीहेंशन को सॉल्व करते चले आ रहे हो, क्लास 10th में भी आगे जाके सॉल्व करोगे। तो इतनी है ये ज़रूरी, तो कैसे करें मैम हम सॉल्व? होता क्या है ये कॉम्प्रीहेंशन? एग्जाम में पूछा कैसा जाएगा, हम कैसे अटेम्प्ट कर पाएंगे, किन किन बातों का रखना है ध्यान। और मैम सब पता होता है बट पैसेज करने लगते हैं ना तो हमसे नहीं हो पाता है। तो आपकी सारी प्रॉब्लम्स को दूर करने आ गई आपकी प्यारी पूजा मैम, और डरिए मत, डरने की क्या बात है, पूजा मैम है आपके साथ। तो चलिए शुरुआत कर दी जाए आज के लेक्चर में और आपको बताया जाए होगा क्या। ये वर्ड कॉम्प्रीहेंशन एग्जैक्टली है क्या? व्हाट एग्जैक्टली इज दिस वर्ड कॉम्प्रीहेंशन? इसका मतलब क्या है भला? एग्जैक्टली एग्जामिनर क्या चेक करना चाह रहा है तुम्हें कॉम्प्रिहेंशन देखकर, ये हम जानेंगे। ओके, और हम ये जानेंगे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में किस तरह के सवाल आ सकते हैं पेपर में, क्वेश्चंस हम जानेंगे। आपको मैं कुछ टिप्स और ट्रिक्स भी सॉल्व करवाने के इजी मेथड्स भी मैं आपको बताऊंगी, कैसे आप अच्छा स्कोर कर सकते हो, फुल मार्क्स कैसे स्कोर कर सकते हो। और मेरे तरीके को फॉलो करोगे तो पूरे के पूरे नंबर आ सकते हैं कॉम्प्रिहेंशन में। ये मेरी स्माइल देख के समझ गए हो आप? जी हाँ, पूरे के पूरे, कहीं भी नंबर नहीं कटेंगे, पर कंडीशन ये है कि बातें सारी माननी होगी। ओके, तो टिप्स के बाद हम लोग क्वेश्चंस किसे टाइप्स के आएंगे ये डिस्कस करना ही है, और फिर हम कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करेंगे। जी हाँ, हम पैसेज सॉल्व करके भी मैं आपको दिखाऊंगी कि आपको कैसे सॉल्व करना है पैसेज। क्लियर एवरीबॉडी? समझ गए बात को? तो चलिए फिर बिना देर करे शुरुआत कर ली जाए और ये आपको समझा दिया जाए कि एग्जैक्टली ये टॉपिक है क्या, इतना ज़रूरी क्यों है, और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में इसके बारे में आपको किन किन बातों का रखना है खास ध्यान। तो चलिए बच्चा लोग, आई होप आप लोग बिल्कुल तैयार है जानने के लिए कि एग्जैक्टली करना क्या है। तो सबसे पहले जब आप कोई टॉपिक पढ़ने लगो ना, चाहे वो कोई सब्जेक्ट में ही क्यों ना हो, जैसे ही आप टाइटल देखते हो, जैसे ही आप टाइटल देखते हो, आप में ये सूझबूझ होनी चाहिए, पूरा पढ़ लिया पर मैम इसका मतलब ही नहीं पता। हम आज तक ना इतने पैसेजेस सॉल्व कर रहे हैं पर हमें ये नहीं पता कि कॉम्प्रिहेंशन क्या होता है। हमें तो कभी किसी ने बताया ही नहीं मैम, हमें से तो बस इतना पता था पढ़ना है, सवाल के जवाब देने। तो प्लीज़ अंडरस्टैंड कि ये वर्ड कॉम्प्रिहेंशन आया कहाँ से। क्लास 12th में भी जब तुम जाओगे तो हो सकता है आपका इंग्लिश एजुकेटर आपको बोले, बेटा गेट अप, व्हाट डू यू मीन बाय कॉम्प्रिहेंशन? कभी मतलब ही नहीं पूछा किसी से, कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपकी प्यारी पूजा मैम बता रही है आपको, कॉम्प्रिहेंशन जिस वर्ड से आया है ना बेटा, वो है कॉम्प्रिहेंड।
क्या है वो वर्ड? कॉम्प्रिहेंड। कॉम्प्रिहेंड का क्या मतलब है मैम? कॉम्प्रिहेंड का मतलब है टू अंडरस्टैंड। क्या मतलब है कॉम्प्रिहेंड का बच्चों? टू अंडरस्टैंड मतलब समझना, समझना। तो इस कॉम्प्रिहेंड से फिर हम समझ पाएंगे कि कॉम्प्रिहेंशन क्या होता है। सो कॉम्प्रिहेंशन क्या होता है बेटा जी? एज सिंपल एज इट इज द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड। जी हाँ, समझने की क्षमता। अंडरस्टैंड को हिंदी में क्या कहेंगे? समझना। और एबिलिटी को क्या कहेंगे? क्षमता। तो वो ये चेक करना चाह रहे हैं कि तुम जब कोई नई चीज को पढ़ते हो तो वो तुम्हारी समझने की क्षमता कितनी है। एक अनसीन न्यू पैसेज को देखने पर, आप उसे पढ़कर उसको समझकर क्या उसमें से दिए गए सवालों को आंसर कर पाते हो? आपकी लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग कितनी है और क्या है, ये जानने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। समझ गए आप इस बात को बेटा जी? आई होप इट्स क्लियर नाउ। ओके, सो कॉम्प्रिहेंशन का मतलब इज नथिंग बट द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड। ओके, कॉम्प्रिहेंशन एक बात और बता दूं मैं, दो तरह के होते हैं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जो अब हमारे सिलेबस में है, क्लास 9th 10th 11th 12th में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करा जाता है। ओके, और एक और है लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन। जी हाँ, लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन भी होता है। अब देखा जाए तो मैं आपको बोल रही हूँ, आप सुन रहे हो और सुन के समझ रहे हो। सुन के समझना, लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन। एग्जैक्टली अगर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में बात करूँ तो ये जाकर आपसे पूछा जाएगा हायर लेवल में। हायर लेवल में जो कॉलेजेस वगैरह में लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए आपको ना लैब्स वगैरह में भेजा जाता है। आपको एक ईयरफोन्स दिए जाएंगे, आपको सुनना होगा, एक पैसेज आपको कोई पढ़कर सुनाएगा, आपको ध्यान लगाकर सुनना है, फिर उसके सवालों के जवाब देना है। ओके, सो जो लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन होती है वो जाकर हायर लेवल में पढ़ाई में कराई जाती है, बीटेक में, ग्रेजुएशंस में, पोस्ट ग्रेजुएशंस में, ठीक है, आईआईटीज वगैरह में। और अब हमारे सिलेबस में करंटली है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। तो करना क्या है, एक्सरसाइज क्या करनी है आपको? यू हैव टू रीड। और रीड ऐसे नहीं करना जैसे न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, हाँ कुछ तो था भैया, पता नहीं क्या था, ऐसे नहीं। समझना होगा। क्योंकि मैम समझना है क्यों है? रट्टा मारूं क्या मैं सारा? ना ना ना, रट्टा नहीं मारना है, समझना है, ताकि उसमें से जब सवाल पूछे जाए तो उसको अंडरस्टैंड हम कर कर सवाल के सही जवाब को चुनकर लिख सके। सो अंडरस्टैंड माय डियर स्टूडेंट्स, इट इज एन एक्सरसाइज। एक ऐसी एक्सरसाइज आपको दी जाएगी इन विच a student reads, सिर्फ पढ़ना नहीं है, पढ़कर समझना है, and understands the unseen passage। एक अनसीन, नया, बिना देखा हुआ, बिल्कुल एक नए टॉपिक पर जो आपने देख नहीं रखा हो, एक ऐसा पैसेज आपको दे दिया जाएगा। अनसीन पैसेज को आपको पढ़ना है, समझना है, and then answer the questions related to it। इस पैसेज के रिलेटेड जितने भी सवाल जो आपने पढ़ा, जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है, आप उसे पढ़ोगे, रिलेटेड क्वेश्चंस को आंसर करोगे, एंड आंसर द क्वेश्चंस रिलेटेड टू इट इन एन एप्ट वे। सही जवाब, एप्ट मतलब सूटेबल, करेक्ट, इन एन एप्ट वे। तो तुम्हें करना क्या है, समझ चुके हो। एप्ट का मतलब होता है बेटा सूटेबल, करेक्ट, ठीक है, बिल्कुल सही। जो क्वेश्चन के हिसाब से आपको आंसर लिखना होगा। समझे कि नहीं समझे? तो व्हाट इज एग्जैक्टली कॉम्प्रिहेंशन में क्या कराया जाता है, पता चला आपको? इससे क्या पता चलता है कि एक स्टूडेंट की एनालिसिस कैसी है, एनालिटिकल थिंकिंग कैसी है, इंटरप्रिटेशन कैसी है, डिटेल दे दी जाए तो किस तरीके से देख के उसको आंसर कर पाता है। तो ये एक ऐसी एक्सरसाइज है जिसमें चीज़ होती है। सो आपको ये समझना होगा बेटा कि दिस इज कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन सुनते ही तुम्हारे दिमाग में ये बात, तुम्हारे सिलेबस में, ठीक है, एग्ज़ाम में तुम्हें करना क्या है ये आपको समझ में आ गया है। एग्ज़ाम का पीओवी मैंने आपको दे दिया है। पीओवी मतलब पॉइंट ऑफ व्यू, हाँ है ना? तो एग्ज़ाम का पीओवी क्या है? एक ऐसी एक्सरसाइज दे दी जाएगी जिसमें अनसीन पैसेज हैं और जो हमें पढ़ने हैं, समझने हैं, सवालों के सही जवाब देने हैं। इससे हमारी अंडरस्टैंडिंग, हमारी एनालिटिकल थिंकिंग, हमारे में इंग्लिश लैंग्वेज के प्रति कितनी ज़्यादा जागरूकता है, ये पता चलता है कि स्टूडेंट इंग्लिश की नई चीज़ देखकर घबरा जाता है कि नहीं। अब तुम बोलते हो मैम मुझे बहुत अच्छे से आती है तेलुगु, मैं बोलूँगी बोल के दिखा, मैं कुछ लिखा हुआ है पढ़ के दिखा, समझ में आया तो बता। ऐसे करते हैं ना। वैसे इंग्लिश में क्या करेंगे, तुम बोलते हो मुझे इंग्लिश बहुत अच्छे से आती है मैम, तो फिर इंग्लिश अगर तुम्हें अच्छे से आती है, एक आउट ऑफ इंडिया भी अगर तुम चले जाते हो ना इंग्लिश लैंग्वेज बोलने वाली सिटी में,
तो वहाँ पर भी चेक किया जाता है कि इसकी इंग्लिश कैसी है. सो समझो इस बात को बेटा कि इसकी कॉम्प्रिहेंशन की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है. इट इज़ अ क्वेश्चन आस्क्ड इन It is a question which is asked in every competitive exam. जी हाँ, कोई भी इंग्लिश का एग्जाम देने चला जा, तो कोई भी इंग्लिश एग्जाम देने चला जा, हर एग्जाम में ये आपसे पूछा जाएगा. इन एवरी कॉम्पिटिटिव एग्जाम सबसे पहले यही पूछा जाता है. इट इज़ अ क्वेश्चन आस्क्ड इन एवरी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन. समझे क्यों? क्योंकि इसी से तो पता चलता है कि एक स्टूडेंट कैसे चीज़ों को समझता है. ओके, उसकी लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग कैसी. It's very important and also improves your personality. क्योंकि आप आगे जाकर जब आपकी अंडरस्टैंडिंग स्किल, कॉम्प्रिहेंडिंग स्किल्स अच्छी हैं, तो आप जहाँ भी नौकरी करोगे, जहाँ भी कोई नई जगह जाओगे, नई सिचुएशंस फेस करोगे, नया डेटा आपको दिया जाएगा, आप जल्दी से उसको पढ़कर, समझकर, एनालाइज करके उस पर अपनी टिप्पणी दे पाओगे. सो इट इम्प्रूव्स योर पर्सनैलिटी. आप कॉन्फिडेंट फील करोगे जब आपकी कॉम्प्रिहेंडिंग स्किल्स अच्छे हो, जब आपकी कॉम्प्रिहेंशन है. एंड हेल्प्स इन योर करियर. किसी भी करियर को चुन लेना आप, तो आपको बहुत 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 मदद करती है ये चीज़. करियर की जगह मैं फ्यूचर लिख रही हूँ, क्योंकि जो भी आपको चुनना आप चुन सकते हो, राइट. फ्यूचर में कोई भी एक्टिविटी आप करना चाहो तो उसमें बहुत काम आता है. तो अब आप समझ गए कि इंपॉर्टेंस इतनी ज़्यादा क्यों है. एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में भी ज़रूरी है, और एक ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू में. नौकरी करनी है, आगे जाकर अपना नाम कमाना है, अपने आप को प्रेजेंट करना है, तो तेरे दिमाग में क्या है बताने के लिए कुछ चीज़ें जिसके दिमाग से निकली है वो भी तो समझनी पड़ेगी. हर चीज़ तेरे हिसाब से थोड़ी चलेगी. समझ गया. तो कॉम्प्रिहेंशन होता क्या है, एग्जाम में कॉम्प्रिहेंशन कैसे पूछा जाता है, एक मतलब पैसेज दिया जाएगा आपको, और कॉम्प्रिहेंशन की इंपॉर्टेंस क्या है, ये हम समझ गए हैं. क्लियर एवरीबडी. अब मैं आपको बताना चाहूँगी बेटा, मैंने कहा कि कॉम्प्रिहेंशन हर एग्जाम में आता है. तो अभी आप क्लास 9th में हो, क्लास 9th में भी सेक्शन ए होगा जिसमें कॉम्प्रिहेंशन है सबसे पहले. क्लास 10th में भी सेक्शन ए होगा जिसमें कॉम्प्रिहेंशन है. क्लास 11th में भी सेक्शन में ए होगा जिसमें कॉम्प्रिहेंशन है. क्लास 12th में भी सेक्शन ए होगा जिसमें कॉम्प्रिहेंशन है. तो मिनिमम 4 साल तो आप इसको फेस करना ही आपको पड़ेगा, फेस करना ही पड़ेगा. तो अगर हर साल इसको करना है और ये इतना ज़रूरी है, तो तुम्हें नहीं लगता कि इसको सॉल्व करने का एक बेस्ट तरीका तुम्हारे पास होना चाहिए. एक रेसिपी मुश्किल सी अगर आप एक बार बना लो तो आप हर बार बना पाओगे. तो क्लास 9th में अगर तुम्हारी कॉम्प्रिहेंडिंग स्किल्स अच्छी हो जाती है ना मेरा बेटा, यू आर एबल टू कॉम्प्रिहेंड नाइसली, दिस इज़ गोइंग टू हेल्प यू इन द कमिंग ईयर्स एज वेल. तो ये बात गांठ बांध लो, बहुत ज़रूरी है बेटा. ये हर साल आपको इसको करना है. ओके, 9th 10th 11th 12th तो करना ही करना है. आगे भी जैसे इंजीनियरिंग में या जो भी फील्ड आप चुनोगे, इंग्लिश लैंग्वेज होगी तो ये आपके आना ही आना है. और आउट ऑफ इंडिया यूएस जाके सेटल होना चाहते हो, कहीं भी जाना चाहते हो, या फिर कहीं विजिट भी करना चाहते हो, ओके, तो भी ये आने से आपको काफ़ी एक कॉन्फिडेंट और एक बेटर इंडिविजुअलिटी आप में महसूस होगी कि हाँ मैं कर सकता हूँ. कॉन्फिडेंटली आप जा सकते हो आगे. ठीक है, नई चीज़ आ गई तो मैं देख लूँगा और घबराऊँगा नहीं, क्योंकि मैंने कर रखा है. समझे कि नहीं. सो हेंस इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन एवरी एग्जामिनेशन यू आर गेटिंग. सेक्शन ए इज़ नथिंग बट रीडिंग सेक्शन हम कहते हैं. अलग अलग फॉर्म्स में पूछा जा सकता है इसको, अलग अलग फॉर्म्स में पूछा जा सकता है इसको, कॉम्प्रिहेंशन को. ठीक है, 9th 10th 11th 12th सभी में आपको मिलेगा कॉमनली कॉम्प्रिहेंशन. सभी में आपको मिलेगा कॉमनली कॉम्प्रिहेंशन. रीडिंग सेक्शन में आपको कॉम्प्रिहेंशन मिलेगा. क्लियर एवरीबडी. तो अब कुछ टिप्स और ट्रिक्स हम जान लेते हैं. अब मैं आपको बताती हूँ कि कॉम्प्रिहेंशन को अप्रोच कैसे करना है, फिर हम क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे. तो अप्रोच से मैं ना सारे सवाल देख लेता हूँ पहले, और फिर वर्ड ढूंढता रहता हूँ, और पागल हो जाता हूँ, मिलता ही नहीं है यार. क्यों ना मेरा तरीका फॉलो किया जाए. फॉलो करो यार, मज़ा आएगा. एक बार मेरी बात तो मान लो, सॉल्व करके तो देख लो मेरे तरीके से, फिर बता देना जैसा आपको ठीक लगे. अपनी मर्जी चलाने का तो पूरी ज़िंदगी वक्त है, एक बार मेरी बात सुन लो यार. ओके, सो सबसे पहले क्या करना है मैं बताती हूँ. जब कोई मूवी देखने जाते हैं हम, तो डायरेक्टली थिएटर में जाके बैठ जाते हैं क्या, बिना पता कि कौन सी मूवी है. नहीं ना, एक आइडिया होने के लिए एक ट्रेलर देखते हैं. अच्छा इसमें ये हीरो है, और ये हीरोइन है, अरे ये तो एक्शन है, ये ड्रामा, ऐसे सोचते हैं, देखते हैं ना ट्रेलर. तो वैसे ही कॉम्प्रिहेंशन को भी एक आइडिया लगना ज़रूरी है किस बारे में है. तो सबसे पहली चीज़ जो आप करने वाले हो वो मैं आपको अब बताऊँगी. सो
तो स्टेप्स टू सॉल्व कॉम्प्रिहेंशन मैं अब आपको बता रही हूँ, तो ज़रा गौर से मेरी बात सुन लीजिएगा। तो सबसे पहला स्टेप है, जैसे कि मैंने कहा, मूवी का ट्रेलर देखना ज़रूरी है, तो कॉम्प्रिहेंशन का आइडिया भी लगना ज़रूरी है। और वो कैसे लगेगा? बाय स्किमिंग द पैसेज। स्किम करना होगा बेटा। क्या करना है? स्किम। अब आप बोलोगे मैम स्किम क्या होता है? ये वर्ड तो मैंने कभी नहीं सुना। छोटा सा तो वर्ड है स्किम, पर मतलब नहीं पता मैम। डरो मत, मैं हूं ना। स्किम, रीडिंग टू गेट एन आइडिया। तो इस केस में आपको क्या करना मैं बता रही हूँ। रीडिंग टू गेट एन आइडिया, हम पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं? एक आइडिया जानने के लिए। अब आप बोलोगे मैम फिर पढ़वाओगे हमसे, हमसे ना हो जाए। ना ना ना, हम ना कर पाए। ऐसे नहीं बेटा, पता है क्या, मैं तुम्हें एक एक लाइन पढ़ के रटने को नहीं कह रही हूँ, बिल्कुल भी नहीं कह रही हूँ रटने को। एक एक लाइन पढ़कर बिल्कुल भी मैं आपको रटने को नहीं कह रही। आपको करना क्या है, न्यूज़पेपर पढ़ते हो, जब ऊपर ऊपर पढ़ते हो तो हेडलाइंस पढ़ लेते हो, आइडिया लग जाता है कि आज की ताज़ा खबर ये है, आज खास मुद्दा यही था। तो जस्ट वही करना है। रीड द पैसेज एज इफ यू आर रीडिंग अ न्यूज़पेपर। रीड द पैसेज वंस, रीड द पैसेज वंस एज यू रीड अ न्यूज़पेपर। जैसे आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो वैसे पढ़ो आप, जस्ट एक ऊपर ऊपर से आइडिया लगाने के लिए। क्यों करना है? टू ग्रास्प द थीम, टू ग्रास्प द मेन आइडिया, टू ग्रास्प द मेन पॉइंट्स। क्यों ग्रास्प करने हैं मेन पॉइंट्स? टू गेट एन आइडिया। जैसे हम न्यूज़पेपर पढ़ते ऊपर ऊपर से आइडिया लगाने के लिए, वही अपने को करना होगा बेटा। यहाँ पर भी पैसेज को एक बार ऊपर ऊपर से रीडिंग दे दो, कोई मुश्किल वर्ड आए तो डरना नहीं था, बस एक आइडिया लग जाए, अच्छा ये इस बारे में है, ताजमहल के बारे में है, या अपना लिसनिंग स्किल्स के बारे में, किसी के भी बारे में हो सकता है वो पैसेज, नई चीज़ हो सकती है आपके लिए, अनसीन पैसेज है ये। तो आप उसको पढ़कर देखोगे किस बारे में। एक बार आइडिया लग गया, फिर लुक थ्रू द क्वेश्चंस। फिर सवालों को देखो। बहुत सारे बच्चे पहले सवालों को देखते हैं और जैसे कोई मुश्किल वर्ड आता है तो घबरा जाते हैं। तो जब आपने क्वेश्चंस को देखा तो लुक थ्रू द क्वेश्चंस का मतलब ये है, आपको ये देखना है कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं। ओके, एक आइडिया लग जाएगा। और जब आप क्वेश्चंस पढ़ोगे तो अभी आपने पैसेज का आइडिया लगाया, तो आप ना एक क्या बोलते हैं कि हमें पता चल गया कि पेपर में दे क्या रखा है, ऐसा पैसेज दे रखा है, इतने सवाल दे रखे हैं। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस दे दोगे और आपको एक आइडिया ऑफ डिफिकल्टी लेवल भी अब आपको पता चल जाता है कि भाई बहुत मुश्किल है या तुमसे हो पाएगा, क्योंकि एक आइडिया तुमने लगा लिया है, तुम कॉन्फिडेंट फील करोगे। ठीक है, डिफिकल्टी लेवल का आपको अंदाजा लग जाता है। ठीक है, क्वेश्चंस को देखो भाई, बड़े बड़े क्वेश्चन है, छोटे छोटे क्वेश्चन है, मुश्किल है, आसान है, आपको एक आइडिया लग जाएगा। एक बार लग गया आइडिया, ठीक है, नाउ क्वेश्चंस पता चल गए हैं, पैसेज हमने देख लिया। अब एक बात बताओ, तुम एक क्वेश्चन पढ़ोगे फिर आंसर देखोगे, फिर एक क्वेश्चन पढ़ोगे फिर आंसर ढूंढोगे, फिर एक क्वेश्चन पढ़ोगे आंसर ढूंढोगे, राइट। अब ना अगर तुम्हें पैसेज अच्छे से समझ नहीं आया है तो हर क्वेश्चन का आंसर ढूंढने में 3-3, 4-4 मिनट लग सकते हैं। पर अगर तुम टाइम सेव करना चाहते हो तो तुम क्या करोगे बताओ? मैं सुनिएगा जरा गौर से। रीड द पैसेज लाइन बाय लाइन। तो आपको हर क्वेश्चन का आंसर जल्दी चाहिए और आपको टाइम बचाना है, तो आपको लाइन बाय लाइन पैसेज को पढ़ना है। पढ़ते वक्त व्हेन यू फाइंड एनी डिफिकल्ट वर्ड, जो तुम्हारे पल्ले नहीं पड़ रहा भाई, व्हेन यू फाइंड एनी डिफिकल्ट वर्ड मार्क इट, उसको मार्क कर लो, क्योंकि ये आगे जाकर आपको बहुत काम आएगा। कहाँ काम आएगा मैं बताती हूँ। कभी कभी वो डिफिकल्ट वर्ड मार्क करते ना, वही क्वेश्चन में मिल जाता है, तो उसको लिए आंसर ढूंढने में आसानी होती है। और तुम सभी जानते हो मैम, वैसे तो हम सारे आंसर ढूंढ लेते हैं, पर जैसे ही सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, बत्ती गुल, हमसे नहीं हो पाता है। तो इन्हीं वर्ड्स में से आपको वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चंस को भी आंसर करने से इन्हीं में से मिलेगा आपको, तो आसानी से आप उनको अटेम्प्ट कर पाओगे। तो यू नीड टू फाइंड कोई भी डिफिकल्ट वर्ड दिखे तो उसको अंडरलाइन कर लो, बैठो, हे मम्मी मुझसे ना हो पाएगा, इतना मुश्किल वर्ड, ओ माय गॉड इसका क्या मतलब। ऐसे घबराना नहीं है, नहीं आता तो आगे बढ़ जाओ बस। ओके, इफ यू डोंट अंडरस्टैंड एनी वर्ड, ओके, तुम्हें कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है तो बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना है, आगे बढ़ जाना है बस। ठीक है, तो आपने पूरा पैसेज जब पढ़ लिया तो एक काम और कर सकते हैं आप, जो बहुत बड़ा पैसेज होता है ना तो देख के हम घबरा जाते हैं, तो क्यों ना उसको बिट्स एंड पीसेस में डिवाइड कर ले। वो पीसेस में डिवाइड करके ऑलरेडी एग्जामिनर आपको देगा, 4, 5, 6 पैराग्राफ्स में डिवाइड करके एक पैसेज दिया जाएगा। ओके, सो अंडरस्टैंड ईच पैराग्राफ। जैसे तुमने एक पैराग्राफ पढ़ा
उसमें क्या दे रखा है तुम्हें एक आइडिया, मतलब दूसरे में जाने से पहले रुक के ये सोचना है कि इसमें क्या दे रखा है, अच्छा इसमें एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, अच्छा इसमें रीजन बता रखा है, अच्छा इसको कंक्लूड कर रखा है, अरे अच्छा इसमें ना बैकग्राउंड बता रखा है। तो जैसे पढ़ते तो एक आइडिया लग जाएगा किस बारे में दे रखा है, अंडरस्टैंड ईच पैराग्राफ। तो फर्स्ट पैराग्राफ में क्या है, सेकंड में क्या है, थर्ड में क्या है, फोर्थ में क्या है, फिफ्थ में क्या है, सिक्स में क्या है, आपको पता चल जाएगा। एंड नाउ यू कैन वेरी इजीली फाइंड द आंसर्स ऑफ ईच एंड एवरी क्वेश्चन। हर क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा। अब आप बोलोगे मैम चलो ठीक है आपने बोला है, मान लिया मैंने बात, पर मुझे सच में वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चंस नहीं आते, हाँ मुझे चीज़ें नहीं समझ पाती, तो आप थोड़ा सा टाइम लेना पड़ेगा। क्योंकि जिन बच्चों की इंग्लिश फास्ट है, तेज़ है, वो अच्छी जल्दी बोल पाते, जल्दी पढ़ पाते, वो जल्दी कर पाएंगे। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि हर बच्चे का ये सॉल्व करने का टाइम अलग अलग होगा। जिसकी रीडिंग स्पीड अच्छी होगी वो जल्दी कर पाएगा, जिसकी अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी अच्छी होगी वो जल्दी कर पाएगा, जिसकी स्लो होगी वो धीरे धीरे कर पाएगा, और फिर वो डरता रहता है। तो अपना स्पीड पर डिपेंड करेगा कि आप कितनी जल्दी चीज़ों को कर पाए। ओके, एंड मेरे लिए आपसे एक सबसे बड़ी सूचना है, डोंट मेमोराइज, रटना बिल्कुल भी नहीं है, डोंट मेमोराइज, ओके, रटना बिल्कुल भी नहीं है, ओके, एंड डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन थिंग्स यू डोंट अंडरस्टैंड। ये दो बातें याद रखना, टाइम को बिल्कुल वेस्ट नहीं करना है उन चीज़ों पे जो तुम्हें समझ नहीं आ रहा, ठीक है, आगे बढ़ते चले जाओ बस। ऑन थिंग्स यू डोंट अंडरस्टैंड, ये दोनों बातें याद रखोगे तो तुम सच में टाइम को सेव कर लोगे। मुझे पता है मेरे क्लास में एक लड़की होती थी, वो ना जैसे कुछ मुश्किल आता था सर पकड़ के बैठ जाती थी, 2-3 मुश्किल आ गई तो रोने ही लग जाती थी। तो को 2-3 मुश्किल वर्ड देके घबरा के डर के रोना तो नहीं करना है बेटा जी, समझ रहे हो कि नहीं बात को, क्लियर एवरीबडी। तो अब मैं आपको बताती हूँ, तब से मैं बता रही हूँ कि भाई आपको कैसे सॉल्व करना है, किन किन बातों का ध्यान रखना है। एक बार आप डिफिकल्ट वर्ड्स में कर लिया, पैराग्राफ समझ गए, तो हर सवाल पढ़ा और उसका आंसर लिख दिया, ठीक है, हर सवाल पढ़ा और उसका आंसर लिख दिया। तो सबसे पहले मैं कहूंगी बेटा, जब भी आप क्वेश्चंस को आंसर करो तो ऑलवेज आंसर इन सीक्वेंस। रीडिंग सेक्शन के पैसेज में सवाल जो होंगे, अगर 1 से 10 सवाल है तो मेरा लकी नंबर 5 है मैम, मैं तो 5th ही सॉल्व करूंगी, ऐसे नहीं करना है, ओके। आंसर इन सीक्वेंस, ऑर्डर, ऑलवेज आंसर इन सीक्वेंस। 1 to 10 में ही चलना है, ठीक है, 1 to 10 में ही अपने को चलना है, याद रखना है बात। क्योंकि एग्जामिनर को ढूंढने में मुश्किल हो जाता है, अरे कौन सा सवाल है, इसने किसका आंसर लिखा है, इसका क्वेश्चन क्या था, अरे इसका आंसर, तो इतना सरदर्दी क्यों देना एग्जामिनर को, डायरेक्टली ऑर्डर में जो सवाल दिए गए वैसे आपको सॉल्व कर, ये बात याद रहेगी। ऑलवेज आंसर इन ऑर्डर। अब जैसे बोलो मैम आंसर, यही तो दिक्कत है, हमसे आंसर ही नहीं हो पाता क्योंकि सवाल इतने मुश्किल आ जाते हैं। तो अब मैं आपको बताने वाली हूँ टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, कैसे सवाल आएंगे मैम पेपर में, मुझे 4-4 लाइन के आंसर लिखने पड़ेंगे या मुझे 1 वर्ड लिखना पड़ेगा, क्या आएगा, तो चलिए बता देती हूँ मैं आपको। तो जब हम क्वेश्चंस की बात करें तो सबसे पहले बेटा समझ जाओ कि MCQ आ सकते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आ सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स आ सकते हैं, ट्रू और फॉल्स आ सकते हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आ सकते हैं जिसमें आपको 2 से 3 लाइन या फिर 1 से 2 लाइन लिखना पड़े, समझे कि नहीं। इस प्रकार से सवाल आपके पेपर में आ सकते हैं, तो यू हैव टू बी रेडी, ठीक है। तो दीज आर द टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस व्हिच कैन बी आस्क्ड। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो सकता है, ब्लैंक को फिल करना पड़ सकता है, स्टेटमेंट देके सही है गलत है पूछा जा सकता है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकते हैं, और MCQ से मेरा ये भी मतलब है 1 वर्ड आंसर, जैसे कि वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन कहते हैं हम लोग, 1 वर्ड आंसर वाले क्वेश्चन भी आ सकते हैं। भाई इसका नाम क्या है बता, नाम लिख दिया 1 वर्ड में या फिर 3-4 वर्ड में, समझ रहे हो आप, 1 वर्ड आंसर। या फिर आप कह सकते हो 1 मार्क का क्वेश्चन जिसका आपको बस एक ही ट्रू फॉल्स येस नो कुछ भी लिखना पड़ सकता है, 1 वर्ड आंसर, समझ रहे हो आप। ऐसे क्वेश्चंस भी आपको लिखने पड़ सकते हैं, ऐसे सवाल भी आ सकते हैं, क्लियर एवरीबॉडी। अब हम बारी आएगी सबसे ज़रूरी चीज़ जानने की। मैम तब से आप कह रहे हो अनसीन पैसेज, डरी तो इस बात का है कि हमने कभी देखा नहीं, जाना नहीं, समझा नहीं, बहुत डर लगता है मैम, कैसे सॉल्व करेंगे हम अनसीन पैसेज को। हम है ना बेटा, पता है करना क्या है। अनसीन पैसेज को सॉल्व करने का एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा तरीका है, वो ये है कि तुम ये समझ जाओ कि पैसेजेस किस तरह के आने वाले हैं। तुम्हारे पेपर में 2 पैसेज आएंगे, कितने, 2, 10-10 नंबर के 2 पैसेज आएंगे, तो वो पैसेजेस कैसे होंगे ये जान लो और चीज़ें आसान हो जाएंगी, ओके। सो द टाइप्स ऑफ पैसेजेस, ये समझते ही तुम डायरेक्टली फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस में पैसेजेस को सॉल्व करने में उतर सकते हो। बिकॉज अभी तक क्या है ना, ये ऐसी चीज़ें हैं जो आप प्रो हो जाओगे विथ प्रैक्टिस, बट अगर तुम्हें कंटेंट की नॉलेज नहीं है, डिटेल्स की आइडिया नहीं है कि पैसेज कैसा आएगा, तो बात नहीं बनेगी।
तो अब हम क्या करेंगे, यही जानेंगे कि टाइप्स ऑफ पैसेजेस। ये जो इंट्रोडक्शन मैं देना चाह रही हूँ, अब आपको ये बता कर देना चाह रही हूँ कि कॉम्प्रिहेंशन में क्लास 9th में, क्लास 10th में भी यही आता है बेटा, क्लास 9th में भी यही आता है, जैसे कि मैंने कहा। तो प्रैक्टिस होगी, आपको प्रैक्टिस होगी चीज़ों की। दो तरह के पैसेज आएंगे, डिस्कसिव पैसेजेस, केस बेस्ड पैसेजेस, समझे कि नहीं? डिस्कसिव पैसेजेस, केस बेस्ड पैसेजेस। ये नाम सुन के घबरा गए होगे आप, ये कैसी चीज़ है मैम? तो चिंता मत करो बेटा, अभी से हम 10वीं की तैयारी कर रहे हैं, ये भी मान के चल सकते हो आप। सेम ऐसे ही पैसेजेस आपको 10th में भी आएंगे। हो सकता है कि साइज ऑफ द पैसेज थोड़ा छोटा हो, तो जब बच्चे की स्पीड अच्छी होती है तो 10वीं के पैसेजेस प्रैक्टिस करेगा तो और बेटर फील करेगा, कॉन्फिडेंट फील करेगा कि भाई हाँ ऐसे पैसेजेस आएंगे एग्जाम में। थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल कम हो सकता है, बट यू नो व्हाट, एग्जामिनर्स आर सो डैम अनप्रिडिक्टेबल यार, वो कैसा भी पैसेज दे सकते हैं। तो हमें हर तरह के पैसेज के लिए तैयार होना पड़ेगा। तो डिस्कसिव पैसेज और केस बेस्ड पैसेज में डिफरेंस पता होना चाहिए तुम्हें, ओके? सो वो मैं आपको बताती हूँ। डिस्कसिव पैसेज पहले चुनो, थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, और केस बेस्ड थोड़ा सा ईजी होता है। अब आप बोलोगे मैम पहले वाला डिफिकल्ट और दूसरे वाला ईजी क्यों भला, ऐसा क्यों भला? चलिए बता देती हूँ क्यों। देखिए ज़रा, डिस्कसिव पैसेज में ऐसे पैसेजेस होते हैं बेटा जिसमें डिस्कशन की ज़रूरत है। तुम्हारा दिमाग लगेगा, सब कुछ लिखने वाला लिख के नहीं दे देगा, तुम पे भी छोड़ेगा कुछ चीज़ें। ओपन एंडेड कहलाते हैं ये, ओपन छोड़ देता है रीडर के लिए कि तुम बताओ आगे क्या करना है। सो ये पैसेजेस ओपन एंडेड होते हैं, इसमें रीडर का दिमाग लगेगा। डिस्कशन, डिस्कर्सिव, डिस्कशन के लिए ओपन होना, समझ रहे हो आप? इसमें आपको एनालाइज करना पड़ेगा, अपना नज़रिया समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, इंटरप्रेट करना पड़ेगा। तो यहीं पे यही तो बात लिखी है, दैट इन सच पैसेजेस, okay, it deals with the topic which can be discussed and are open for analysis and interpretation। जो बंदा लिख रहा है वो हर चीज़ नहीं लिखेगा, कुछ चीज़ें आपके लिए भी छोड़ देगा, समझे कि ना समझे? Yes, so the author uses the language in a way that many things or points are left open for the reader's interpretation। डिस्कसिव पैसेज को मैं डिफ़िकल्ट इसीलिए कह रही थी क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको खुद सोचनी पड़ेगी, तो थोड़ा ध्यान लगा के, मन लगा कर आपको पढ़ना है। और डिफ़िकल्ट इसीलिए भी है क्योंकि लेंथ वाइज भी ये बड़ा होगा, ठीक है? पैसेज डिस्कसिव बड़ा होता है और अगला पैसेज जो होगा केस बेस्ड या फिर फैक्चुअल पैसेज जिसे हम कहते हैं वो छोटा होता है साइज में, नंबर ऑफ वर्ड लिमिट की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है? तो ये अराउंड 400 से 450 वर्ड्स का हो सकता है ये, ठीक है? ये होगा आपको 350 तक का, 300 से 350, मैक्सिमम 400 तक नहीं जाएगा, बट 300 to 350 मान के चलो आप, ठीक है? ये थोड़ा छोटा होता है तो इसीलिए ईजियर भी होता है, ठीक है? डिस्कसिव पैसेज, डिस्कशन, ये वर्ड याद रखना, अपने को याद रखना है। डिस्कशन मतलब दोनों तरफ बात होगी, मतलब तुम्हारा भी दिमाग लगने वाला है। मेरा जो टाइप 2 है जिसे हम कहते हैं केस बेस्ड पैसेज, ये पढ़ते ही तुम्हें दिमाग में आना चाहिए, फैक्चुअल पैसेज है ये। इसमें ना सब कुछ दे देंगे, सारी इन्फॉर्मेशन, सारी डिटेल आपकी आंखों के सामने होगी बेटा जी। ज़्यादा आपसे सवाल ऐसे नहीं पूछे जाएंगे जिसमें आपका दिमाग बहुत ज़्यादा लगे, सबके आंसर सामने मौजूद है। इज इट क्लियर? सो दिस पैसेज डील्स विद द टॉपिक दैट आर फैक्ट बेस्ड। फैक्ट्स कैसे प्रेजेंट करेंगे? सबका है लिखे जाए। इनका तरीका विजुअल इनपुट्स प्रोवाइड करना। विजुअल इनपुट्स दिए जा सकते हैं आपको, चार्ट्स दे सकते हैं, ग्राफ्स दे सकते हैं, स्टैटिस्टिकल डेटा दे सकते हैं, पाई चार्ट्स दे सकते हैं। ये इनका तरीका, ये कैसे दे आपको, ठीक है? विजुअल इनपुट, डिटेल्स आपको प्रोवाइड की जाएंगी। और जब ऑथर पॉइंट्स, डिटेल्स, आपको सब कुछ डिटेल में डिस्कस करेगा विद विजुअल इनपुट्स, तो डिस्कसेस थिंग्स और पॉइंट्स सपोर्टेड विद फैक्ट्स एंड फिगर्स, सो रीडर हैज टू स्टिक बाय इट। बस जो दे रखा है बस उसी को समझो, उसी के जवाब दे दो, बस ज़्यादा दिमाग नहीं लगना है यहाँ पे क्योंकि सब कुछ प्रोवाइडेड है, ठीक है? ऑल द फैक्ट्स एंड डिटेल्स आर प्रोवाइडेड, क्लियर एवरीबडी? यस। सो नेवर आपको ना फैक्ट से इधर उधर नहीं जाना है, अपनी मन मर्जी के हिसाब से। अरे मेरे गांव में तो ऐसा होता है, अरे मेरी मम्मी तो ऐसे बोलती है तो मैं तो यही लिखूंगा। तो अपना दिमाग ना लगाते हुए जो फैक्ट्स वहाँ दे रखे हैं, व्हाइल आंसरिंग द क्वेश्चंस, यूज दोज फैक्ट्स एंड डेटा, दैट्स इट। बस इतना ही करना है, ऊपर नीचे नहीं करना अपने हिसाब से। यहाँ पर आपको ऊपर नीचे करना पड़ेगा ही, बिकॉज सवाल ही ऐसे पूछे जाएंगे। यहाँ पर सब कुछ प्रेजेंटेड होगा। अब आप बोलोगे मैम चलो आपने कहा कि डिस्कसिव थोड़ा मुश्किल होता है, केस बेस्ड ईजी होता है, सब कुछ सामने प्रेजेंटेड होता है, तो आपको एक प्रैक्टिस शीट प्रोवाइड की जाएगी, उसमें आपको अलग अलग तरह के पैसेजेस दिए जाएंगे जिससे आप कॉन्फिडेंट फील करो। क्यों ना हम एक पैसेज सॉल्व भी कर लें ताकि हमें आइडिया लग जाए, हाँ है ना? तो चलिए सॉल्व करके देखते हैं।
तो आपको जब ऐसे पैसेज 1 पेपर में आपको दिया जाएगा तो पैसेज इज डिवाइड इनटू मेनी पैराग्राफ्स, जैसे कि ये पहला पैराग्राफ, दूसरा, तीसरा, चौथा, एंड हेंस कम्स क्वेश्चंस, ठीक है। 4 पैराग्राफ्स, छोटे छोटे हो तो 6-7 पैराग्राफ्स में आपको एक पैसेज डिवाइड करके दिया जाएगा। तो ये है डिस्कर्सिव पैसेज, इसमें दिमाग ज़्यादा लगना है, चीज़ों को ज़्यादा अच्छे वे में अंडरस्टैंड करना है आपको, ठीक है। एक डिस्कर्सिव पैसेज को अब आप सॉल्व कर, डिस्कर्सिव कर लोगे तो केस बेस तो बहुत आसान है बेटा, सब कुछ सामने है, ज़्यादा डिफिकल्टी इसी पे होती है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो एक बात आपको समझ रही है, आपकी रीडिंग स्पीड बढ़िया होनी चाहिए, चीज़ों को पढ़ने की क्षमता अच्छी होनी चाहिए, समझने की क्षमता अच्छी हो। 1 day I went to the class, ऐसे नहीं चलेगा, स्पीड बढ़ा। 1 day I visited a classroom and I thought that it was a very very very, मतलब आप समझ रहे हो, आपके इमोशंस ऐसे बहने चाहिए, ओके ऐसे नहीं मैं धीरे धीरे। ठंड जरूर है पर काम तेज करने पड़ेंगे बेटा जी, जैसे कि अब हम इसको करने वाले, मेरे साथ पढ़िएगा जरा, ओके। काइंडली एक्सक्यूज मी फॉर वॉइस यार। Yeah, let's begin. Mountains have always been held in great awe by mankind. अब पहली ही लाइन में तुझे एक वर्ड मिल गया जो तेरे को थोड़ा कम समझ आया, तूने इसको अंडरलाइन कर दिया ऐसे, ठीक है। Mountains have always been held in great awe by mankind, मतलब हम सब इंसान कितनी अलग नायाब चीज भगवान ने प्रकृति को दी है माउंटेन्स बनाकर। दे हैव बीन अ चैलेंज टू ह्यूमंस, ये हमेशा ह्यूमंस के लिए चैलेंज बनकर रहे। दोज ब्रेव अमॉन्ग अस हैव ऑलवेज वांटेड टू कॉन्कर देम, तो मुझे कॉन्कर नहीं पता, मैंने अंडरलाइन कर दिया। सो जो बहादुर, ब्रेव मतलब बहादुर, मुझे पता है। सो जो बहादुर लोग हैं वो हमेशा जीतना चाहते थे, माउंटेन पर चढ़कर अपना बनाना चाहते थे उन्हें, राइट। सो यू सी द मोर इनक्रेडिबल द माउंटेन्स द ग्रेटर द थ्रिल, जितने बड़े माउंटेन्स, जितने इनक्रेडिबल मतलब महान, बड़े, ओके, अतुल्य, अगर स्पेसिफिकली हिंदी में कहूँ तो जितने बड़े माउंटेन होंगे उतना ज़्यादा थ्रिल होगा, उतना ज़्यादा मुश्किल बढ़ जाती है ना। सो आई चैलेंज टू द ब्रेवरी ऑफ द ह्यूमन रेस, तो ये क्या है, हम ह्यूमंस के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। बड़े बड़े माउंटेन्स हैं, उनको चढ़ना, उन पर जीत हासिल करना, इट्स अ बिग चैलेंज, राइट। सो क्लाइंबिंग माउंटेन्स इज एन एक्सपीरियंस दैट इज हार्ड टू पुट इनटू वर्ड्स। एक ऐसा एक्सपीरियंस है क्लाइंबिंग द माउंटेन जिन्हें ना हम शब्दों में बयां नहीं कर सकते। इट इज़ वेरी हार्ड टू पुट इनटू वर्ड्स, बहुत मुश्किल है शब्दों में बयां कर पाना, वेरी डिफिकल्ट। सो वहाँ पे क्या होता है, यू आर इन अ ब्यूटिफुल एनवायरनमेंट एंड व्हेन यू रीच द टॉप यू फील इनक्रेडिबल। कभी आपने माउंटेन क्लाइंबिंग अगर की है तो आप समझ पाओगे कितना जोर लगता है, कितनी मेहनत लगती है उस चोटी तक पहुँचने में। और जब आप वहाँ पहुँच जाते हो तो वो जो व्यू है ना, मज़ा ही आ जाता है। वही होगा यहाँ पर भी, है ना। Yes. So but you also have to climb down, which is when most accidents happen. ऊपर बहुत मेहनत करते हैं क्योंकि हमें एक मोटिवेशन होता है कि हमें वहाँ तक पहुँचना है, बट नीचे आते वक्त बहुत लोग गिर जाते हैं, एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। सो एक्सीडेंट्स हैपन, समझ रहे हो। तो ऐसे आपको हर लाइन को पढ़कर रुककर समझना होगा। लोग थक जाते हैं, पीपल आर टायर्ड, इट गेट्स डार्क, इट्स हार्डर। सो माउंटेन क्लाइंबिंग इज अनडाउटेडली वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एडवेंचर स्पोर्ट्स अलॉन्ग विद बीइंग चैलेंजिंग एंड रिस्की फॉर द क्लाइंबर। तो माउंटेन क्लाइंबिंग एक बहुत बड़ा रिस्की स्पोर्ट है, एडवेंचरस स्पोर्ट है ना, एक तरीके से अगर हमें वेरी पॉपुलर है और काफ़ी चैलेंजिंग भी है ह्यूमंस के लिए, सब नहीं कर पाते इसको। सो अपना टॉपिक आप समझ रहे हो, पहले पैराग्राफ में माउंटेन्स के बारे में बताया, माउंटेन क्लाइंबिंग के बारे में बताया, माउंटेन क्लाइंब करके कैसा लगता है ये बता दिया, है ना, और ये ह्यूमन रेस के लिए कितना बड़ा चैलेंज है ये बता दिया। तो पहला पैराग्राफ पढ़ा और ऐसे हमने समझ लिया, हाँ या ना। चलिए फिर आगे बढ़ते अगले पैराग्राफ की तरफ। Without any perceived risk, there can't be a feeling that any significant challenge has been surmounted. मैंने बहुत बड़ा काम कर दिया है, ऐसे मैं बोलूँगी तो तुम मानोगे क्या? रिस्क लिया क्या मैम? कितना मुश्किल था? तो यहाँ पर वही कहने की कोशिश की जा रही है, बिना कोई बड़ा रिस्क लिए, परसीव रिस्क मतलब रिस्क लिए बिना, कोई बड़े रिस्क को लिए बिना, there can't be a feeling that any significant challenge has been surmounted. एक बहुत बड़े चैलेंज को तुमने हासिल कर लिया, जीत लिया है, वो फीलिंग तब तक नहीं आएगी जब तक तुम बड़ा रिस्क ना लो। जैसे मुश्किल वर्ड लगे बेटा उसको अंडरलाइन कर लो बस, आगे फिर ये काम आएंगे। Fair, but we have to bear in mind that mountaineering is not a sport that can be embraced without preparation. मान लिया बड़ी चीज़ है, ओके, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट काम है, पर इसको बिना प्रिपरेशन के नहीं किया जा सकता, है ना। ये एक ऐसा स्पोर्ट नहीं है जो ऐਵੇਂ चल पड़े, खो खेलने चल गई, ऐसे नहीं है ये, इसमें बड़ा रिस्क लगता है, बड़ी प्रिपरेशन लगती है। सो द एंथुजियास्ट, जो लोग बड़े इंटरेस्टेड होते हैं इस चीज़ को लेकर, जो करना चाहते हैं, उनको डेवलप करना पड़ता है, मस्ट डेवलप इन देमसेल्फ द स्पिरिट ऑफ एडवेंचर, विलिंगनेस टू अंडरटेक हार्डशिप्स एंड रिस्क, एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर्स ऑफ परसिवरेंस, एंड्योरेंस एंड कीननेस ऑफ पर्पस बिफोर क्लाइंबिंग ए माउंटेन।
तो एक माउंटेन क्लाइंब करने के लिए क्या कुछ चाहिए होता है, जो चढ़ना चाहते हैं उनके अंदर वो विल पावर होना चाहिए, वो ना थकने की हिम्मत, ना हारने की एक मोटिवेटेड स्पिरिट होनी चाहिए, हाँ या ना। तो बड़े ध्यान से क्यों करना चाह रहे हो, पर्पस होना चाहिए, कीननेस ऑफ पर्पस बिफोर क्लाइंबिंग ए माउंटेन। दे शुड ऑल्सो नो हाउ टू हैंडल द माउंटेनियरिंग इक्विपमेंट। तो इक्विपमेंट होगा उनके पास, उसको भी हैंडल करना आना चाहिए। बिल्कुल एंड टाइम पे जाके अरे मुझे ये तो नहीं आता है ऐसे नहीं बोल सकते, सब कुछ सीख के जाना पड़ता है। सो देन कम्स द पिनेस ऑफ रिगरस ट्रेनिंग। द पिनेस ऑफ रिगरस ट्रेनिंग मतलब बेटा जी तोड़ मेहनत, जी तोड़ ट्रेनिंग करनी पड़ती है आपको। आप पिनस मतलब बिल्कुल पीक तक मेहनत करनी पड़ेगी, ट्रेनिंग करनी पड़ेगी आपको। दिस कुड बी दिस कुड वेरी वेल बी द लाइफ लाइन अप देयर। ये जितनी अच्छे से आप ट्रेनिंग करोगे वहाँ उतना ज़्यादा आपको एक मतलब लाइफ लाइन की तरह काम आती है अच्छी ट्रेनिंग। सो इट हेल्प्स इनकलकेट इन होम सर्वाइवल instincts that allow the climber to negotiate perilous situations। डिफिकल्ट से डिफिकल्ट सिचुएशंस में आप चीज़ों को हैंडल कर पाओगे अगर आपकी ट्रेनिंग अच्छी हो तो, हाँ या ना। सो देर आर न्यूमरस इंस्टीट्यूट्स इन इंडिया एंड अब्रॉड दैट ऑफर सच ट्रेनिंग। तो तुम्हें लगता है कि तुम्हें चढ़ना है तो तुम्हें ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, और इंडिया में भी आउट ऑफ इंडिया में भी बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जो ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। तो ऐसे तुम्हें पैराग्राफ को पढ़ना है और उसके बारे में समझना है। बिना समझे सवालों को जवाब ढूंढने निकलोगे तो नहीं मिलेंगे। सो पहले दो पैराग्राफ्स हमने पैसेज के पढ़ लिए, अब तीसरे की तरफ। माउंटेन क्लाइंबर्स आर यूनानिमस इन अग्रीइंग। यूनानिमस मतलब सब साथ में इस बात पे अग्री करते हैं दैट अनप्रेडिक्टेबल वेदर इज व्हाट दे फियर द मोस्ट। सबसे ज़्यादा डर किस बात का लगता है उनको, अनप्रेडिक्टेबल वेदर का, कि मतलब कभी भी कुछ भी हो सकता है मौसम का। तो ओके, सो दे मे बी सनशाइन वन मोमेंट एंड स्नो स्टॉर्म द अदर। किसी मोमेंट सनशाइन है तो किसी मोमेंट तूफान है। At higher altitude, snow is a regular feature and being decisive about setting up camps or proceeding further is crucial। तो जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जाएंगे, हायर एल्टीट्यूड्स पे जाते जाएंगे तो स्नोफॉल तो होनी ही है। तुम्हें कैंप कहाँ लगाना है, कहाँ रुकना है, कब बढ़ना है, ये सारी चीज़ें बड़ा बड़ा डिसीजन हो जाता है, क्रूशियल हो जाता है, क्रिटिकल हो जाता है। द आइसी शीट्स आफ्टर आइस स्टॉर्म्स मेक वॉकिंग ट्रेकरस। मतलब क्या होता है, इतना आइस हो जाता है हर तरफ कि आपको वॉकिंग करना बहुत मुश्किल कर देता है, डिफिकल्ट कर देता है। वाइल द पाउडरी स्नो मेक्स अ माउंटेनियर सिंक डीप इनटू द स्नो। और जो पाउडरी स्नो है वो बंदे से अंदर धंसता चला जा रहा है बंदा, माउंटेनियर। सो अप देयर बट द इंटेंशन इज टू एम्ब्रेस नेचर वंडर, वन रियलाइजेज दैट इट कैन नॉट बी डन विदाउट फेसिंग इट्स फॉर्मिडेबल ग्लोरी। तो देखने में कितना सुंदर लग रहा है, हा मैं माउंटेन चढ़ रहा हूँ, बट वो इतना आसान नहीं है। उसकी जो ड्रॉबैक्स है या उसकी जो मुश्किलातें हैं उन्हें भी आपको फेस करना पड़ेगा, अपने आप नहीं होने वाली ये चीज़। सो ए ट्रू माउंटेनियर में चैलेंज द माउंटेन येट इज ऑलवेज रेस्पेक्टफुल टू द पावरफुल फोर्सेस ऑफ नेचर। तुम माउंटेन को चैलेंज कर मैं तेरी चोटी पर चढ़ के दिखाऊंगा ऐसा बोल सकते हो, पर नेचर के पावर को हल्के बिना लेना, ये कहने की कोशिश की जा रही। तो थर्ड पैराग्राफ इज कम्प्लीटली अबाउट नेचर। ठीक है, नेचर की क्या इंपॉर्टेंस है, कितना खतरा यहाँ पर हो सकता है, ये बताने की कोशिश की जा रही। अब आखिरी पैराग्राफ, समिटिंग माउंटेन्स मतलब समिट पे पहुंचना, क्लाइंबिंग माउंटेन्स कह सकते हो आप एक तरीके से। carries its own health risks such as oxygen and altitude sickness problems, frostbite, swelling of hands and feet, fluid collection in brain or lungs and exhaustion। तो जब ये करते हो तो किन किन दिक्कतों का, प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। हेल्थ इश्यूज आपको आ सकती है, ऑक्सीजन न कम होने की वजह से, इतनी ऊंची हाइट पे जाने की वजह से आप बीमार हो सकते हो, हाइट की वजह से सिकनेस प्रॉब्लम्स आ जाती है, फ्रॉस्ट बाइट्स ठंडी की वजह से पैरों में बाइट्स आ जाते हैं, पूरे शरीर पे भी ऐसे लाल लाल हो जाता है, स्वेलिंग ऑफ हैंड्स एंड फीट, हाथ पैर सूज जाते हैं, फ्लूइड कलेक्शन इन ब्रेन और लंग्स एंड एग्जॉशन, आपके लंग्स आपकी ब्रेन में फ्लूइड कलेक्ट होना, बहुत ज़्यादा थक जाना, तो कुछ भी हो सकता है वहाँ पर। येट द ग्रेटिफिकेशन माउंटेनियर्स फील फ्रॉम मास्टरिंग समथिंग दैट इज सो फ्राइटनिंग अर्जेस देम टू अंडरटेक दिस एंडेवर्स। इतना मुश्किल है, इतना रिस्की है, फिर भी लोग चढ़ते हैं, क्योंकि माउंटेनियर्स जब चढ़ते हैं जो फीलिंग आती है ना चढ़ने के बाद, उस फीलिंग के लिए ये करते हैं। दे वांट टू मास्टर समथिंग दैट इज सो फ्राइटनिंग, इतना डरावना होने के बावजूद भी वो मास्टर करना चाहते हैं। इट अर्जेस देम टू अंडरटेक दिस रिस्क, ये करने का मन करता है इनको, है ना, जिस एंडेवर्स उन्हें मन करता है, वो रिस्क भी लेने को तैयार है। So we may think that the mountaineers are fearless. Experts say not at all. It's fear that keeps them so intrigued with such arduous journeys. तो बोलते माउंटेनियर्स को डर नहीं लगता क्या? डर लगता है। एक्सपर्ट बोलते डर लगना चाहिए, वो डर ही तो उनको जिंदा रखता है। मुझे संभल के चलना है, मेरा ध्यान रखना है, डर की वजह से ही वो आगे बढ़ पाते, इतनी मुश्किल जर्नीज का सामना कर पाते हैं। इम्पल्स एंड ब्रेवनेस कैन बी डेडली फोर्स। अगर तुम इम्पल्सिव होके जोश में, इम्पल्स एंड ब्रेवनेस का मतलब यही है कि जोश में आप गलत डिसीजन ले लोगे तो वो आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। इम्पल्स जल्दबाजी करना,
होशो आवाज खोकर कोई डिसीजन ले लेना, वही आपका दुश्मन बनेगा। सो इन द वर्ड्स ऑफ द इंडियन माउंटेनियर बचेंद्री पाल एक बहुत फेमस इंडियन माउंटेनियर है, वो क्या कहती है? द बिगेस्ट रिस्क इज टू नॉट टेक द रिस्क एट ऑल, रिमेंबर दैट। तो कहती है याद रखना, सबसे बड़ा रिस्क है रिस्क ही ना लेना। जी हाँ, सबसे बड़ा रिस्क है रिस्क ही ना लेना। तो बचेंद्री पाल की बात भी हमें समझ आ गई। हमने पैसेज को अच्छे से पैराग्राफ्स में ब्रेक करने के बाद पढ़ लिया, समझ लिया, मुश्किल वर्ड्स को अंडरलाइन कर लिया। तो अब वक्त आ गया सवालों को आंसर करने का। पहला क्वेश्चन देखो, पैसेज को केयरफुली पढ़ लिया, अब क्वेश्चन देखते तो देखते समझ में आ गया कि एमसीक्यू है। तुम्हारी किस्मत अच्छी होगी बेटा, तुम्हें ब्रैकेट में ये दिया जाएगा कि कौन सा पैराग्राफ से, बस फिर उस पैराग्राफ पे चलो और आंसर ढूंढ लो। Why does the writer say that mountains inspire awe in humans? Awe in humans क्यों? बेटा हम इंसान माउंटेन्स को देखकर एक ऑ फील क्यों करते हैं? ऑप्शन ए, दे प्रेजेंट अस विद अपॉर्चुनिटीज फॉर एक्साइटिंग स्पोर्ट्स, दे इवोक द विश इन अस टू मास्टर देम, दे इंस्पायर इन अस डीड्स ऑफ वैलर, दे रिप्रेजेंट पीस एंड काम टू अस। तो चार ऑप्शंस पढ़ने के बाद पढ़ते ही तुम्हें ये समझ आ जाता है कि कुछ ऑप्शंस है ही नहीं। एलिमिनेट। पीस एंड काम टू अस, हमें शांति देते हैं माउंटेन्स? नहीं यार, बिल्कुल नहीं। दे इंस्पायर इन अस डीड्स ऑफ वैलर, मतलब हमें बहादुरी के किस्से, मतलब हमें इंस्पायर करते हैं आगे बढ़ने के लिए। ओके, ये भी हो सकता है। दे इवोक द विश इन अस टू मास्टर देम, हमारे अंदर इतने बड़े बड़े सुंदर माउंटेन्स हमें वो इच्छा पैदा करते हैं कि हम जीत हासिल कर सकें, उन्हें कॉन्कर कर सकें। हाँ या ना, ये वर्ड वहाँ पर कॉन्कर दे रखा था, हमें अंदर वो इच्छा जागती है कि हम वो कर सके। सो दे प्रेजेंट अस विद अपॉर्चुनिटीज फॉर एक्साइटिंग स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स के लिए एक्साइटिंग है, ट्रैवल एडवेंचरस है, इसीलिए हम करना चाहते। तो देखा जाए तो मुझे ज़्यादा सूटेबल ऑप्शन बी लग रहा है ना, बट फिर भी एक बार चेक करना चाहो तो कर लो चेक। पैराग्राफ 1 पे चलो। have always in great awe by mankind, they have been a challenge to humans, हम humans के लिए वो challenge रहा है। those brave among us have always wanted to conquer them, हमें वो इच्छा रही है कि हम उन पर चढ़ सके, जीत हासिल कर सके। तो पहले पैराग्राफ की 3 लाइन से हम समझ गए हैं कि वही है जो हम सोच रहे थे सही जवाब। तो एब्सोल्युटली माय डियर स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू चूज ऑप्शन बी, मास्टर देम। हमारे अंदर वो इच्छा जगती है कि हम उन्हें मास्टर कर सके। तो आपको ऑप्शंस को एलिमिनेट करना है, अपना दिमाग लगाना है, और फिर लगता है कि भाई हाँ मुझे थोड़ा कंफ्यूजन है, तो पैराग्राफ की तरफ जाओ और आंसर ढूंढ लो यार। इजी पीसी लेमन स्क्वीजी हो गया है तो, है ना। अगला सवाल देखें। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट करस्पॉन्ड्स टू द फॉलोइंग रिलेशन बिलो। द मोर इनक्रेडिबल द माउंटेन्स द ग्रेटर द थ्रिल। ये लाइन पैराग्राफ 1 से उठा दी है कि द मोर इनक्रेडिबल द माउंटेन्स द ग्रेटर द थ्रिल। जितने बड़े बड़े महान माउंटेन्स है उतना ज्यादा रिस्क और टेंशन है ना, थ्रिल उतना ज्यादा है। तो ये बात किस ऑप्शन से जुड़ती हुई नजर आती है? द हायर द स्टैमिना द लोअर द फूड इनटेक। है ज्यादा खाना मतलब स्टैमिना ज्यादा है तो फूड कम खाएंगे, ऐसा थोड़ी होता है ना जी ना, ये तो बिल्कुल ही गलत है। देखते ही समझ आ जा रहा है तो गलत है। द मोर यू लाफ द लेसर योर इलनेस। जितना ज्यादा हंसोगे उतने ही कम आप बीमार होगे। तो ये बात सही लग रही है, बट इस सिचुएशन में नहीं लग रही है। अगर हम ध्यान से देखें तो ये तो नहीं हो सकता। द स्मॉलर द कार द बिगर द एडवांटेज। गाड़ी छोटी होगी तो फायदा ज्यादा होगा ना जी ना, सामान कहाँ रखेंगे, तो ये भी गलत लग रहा है। द हैवियर द लगेज द हायर द पेनल्टी। जितना भारी लगेज लेके जाओगे उतना ज्यादा आपको पेनल्टी भरनी पड़ेगी, जुर्माना चुकाना पड़ेगा। जी हाँ, जितना बड़ा आप माउंटेन चढ़ोगे उतना ज्यादा रिस्क बढ़ जाएगा। तो यस, ऑप्शन डी इज द मोस्ट सूटेबल ऑप्शन ओवर हियर। तो ऑप्शन को पढ़ के समझ के सही है गलत है खटक रहा है ऐसे आपको सोचना होगा, रिलेटेड है कि नहीं। ज्यादा रिलेटेड कौन सा है? ऑप्शन डी, तो यही हम चुनेंगे एज द करेक्ट। तो क्या है सही जवाब? यस, आंसर ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। आई होप इट्स क्लियर नाउ, इजी पीजी। एक और सवाल देखते हैं चलो फिर। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट डिस्प्लेस व्हाट द राइटर प्रोजेक्ट्स विद रेफरेंस टू द फॉलोइंग। तो आपको एक सेंटेंस दे दिया, आप क्या समझ पा रहे हो देखो। सो माउंटेन क्लाइंबिंग इज अनडाउटेडली वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एडवेंचरस स्पोर्ट्स। तो एक पैराग्राफ से इस लाइन को उठा लिया है, फर्स्ट पैराग्राफ से आखिरी लाइन थी ऑलमोस्ट ये। तो इसमें पढ़ने के बाद आपको क्या फीलिंग समझ आ रही है? ऑप्शन ए डाउट, ऑप्शन बी कॉशन, ऑप्शन सी कन्विक्शन या ऑप्शन डी डिनायल। तो पहले इनका मतलब पता होना चाहिए। डिनायल मतलब मना करना, डिनायल मतलब मना करना। तो ये ऑप्शन हो भी नहीं सकता। यहाँ पर बोल रहा है कि अनडाउटेडली वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एडवेंचर। अनडाउटेडली बोल दिया है तो फिर डाउट तो आंसर हो ही नहीं सकता। तो अनडाउटेडली और डिनायल को तो एलिमिनेट कर लो। अब कन्विक्शन और कॉशन। कॉशन मतलब कॉशियस रहना, ध्यान से रहना। कॉशन मतलब ध्यान से रहना। कन्विक्शन मतलब पूरी हाँ विल पावर के साथ। अनडाउटेडली इट इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट। तो इसीलिए सही जवाब यही होगा ऑप्शन सी। राइट माय डियर स्टूडेंट्स।
यस। तो ए, बी और डी को मैंने एलिमिनेट करते हुए सही जवाब चुन लिया, ऑप्शन सी। कन्विक्शन का मतलब जानते हो, मैं पूरे कन्विक्शन के साथ बोल रही हूँ, मुझे फॉलो करोगे तो आप अच्छा स्कोर करोगे, राइट। वो पूरी कन्विक्शन है उस बात में, अनडाउटेडली यू विल डू वेल अगर तुम मेरी बातों को फॉलो करोगे, राइट। वही है यहाँ पर भी। ठीक है, एक सवाल और करें। हाँ जी, एक सवाल और करते हैं, चलिए। कंप्लीट द फॉलोइंग विद अ फ्रेज फ्रॉम पैराग्राफ 1। ओके, अपने को बहुत ही बढ़िया तरीके से इस क्वेश्चन को आंसर करना बहुत आसान है। बेस्ट एक्सपीरियंस रादर देन डिस्क्राइब्ड, बेस्ट एक्सपीरियंस रादर देन डिस्क्राइब्ड, इसका मतलब, और पैराग्राफ में से आपको एक फ्रेज उठाना है जिसका मतलब सेम है। तो आपको याद हो, पढ़ाते वक्त मैंने अंडरलाइन भी कर रखा है पैराग्राफ 1 में, ये देख पैराग्राफ 1 में, इट इज हार्ड टू पुट इनटू वर्ड्स, समझा नहीं सकते शब्दों में। आपको नहीं लगता ये बात और वो बात काफी मिलती जुलती है? बिल्कुल, तो इसीलिए हम इसी को सही जवाब चुनेंगे। पैराग्राफ को पढ़कर समझना है बेटा अपने को, तो हमने चुन लिया हार्ड टू पुट इनटू वर्ड्स, बेस्ट एक्सपीरियंस रादर देन डिस्क्राइब, बोलने की जगह एक्सपीरियंस करो, समझ रहे हो? तो देखा मिलते जुलते लग रहे हैं कि नहीं यहाँ पर? सो आई होप आप समझ गए हो, इसका मतलब यही रीजन है हार्ड टू पुट इनटू वर्ड्स का। एक सवाल और, आखिरी सवाल इसका कर लेते हैं हम। The writer compares training to penance in the line, then comes the penance of the rigorous training. तो यहाँ पर जो penance का क्या मतलब है? rigorous training है, क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर? ट्रेनिंग, penance क्या मतलब है यहाँ पर? तो आपको बेटा क्या बोलना है कि भाई बड़ी मुश्किल ट्रेनिंग हो रही है, बहुत दम लगेगा उसमें, रिक्वायर्स, तो आप वेरी डिफिकल्ट लिख सकते हो, बड़ी आसानी से आप स्कोर कर सकते हो उसमें। वेरी डिफिकल्ट लिखकर आप बड़ी आसानी से इसको स्कोर कर सकते हो आराम से। समझ गए इस बात को? पेनिस और रिगरस ट्रेनिंग का मतलब है बहुत मुश्किल है, इतनी आसान ट्रेनिंग नहीं होने वाली है, हाँ है ना। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चंस को आंसर करना है मेरे प्यारे बच्चों, समझ रहे हो आप? क्लियर एवरीबडी? तो ऐसे आपको चीज़ों को आंसर करना है। तो हमने एक पैसेज पढ़ा, सॉल्व किया, अलग अलग तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं। देखो फ्रेजेस आपसे पूछे गए, फिल इन द ब्लैंक्स या फिर एमसीक्यू पूछे जा सकते हैं, आपको उसका मतलब पूछा जा सकता है, रीजन पूछा जा सकता है। इसीलिए मैं कहती हूँ ओपन एंडेड क्वेश्चन से दिमाग लगेगा, तुम अंडरस्टैंड कर लोगे तो हर सवाल का जवाब पढ़ लोगे, रटोगे या सिर्फ ऊपर ऊपर से पढ़ोगे तो सवालों के जवाब नहीं ढूंढ पाओगे। समझ गए? तो आई होप अब आपको कॉम्प्रीहेंशन को सॉल्व करने का तरीका बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। समझे कि नहीं समझे बेटा जी? सो आई होप अब आपको चीज़ें सॉल्व करने के लिए बहुत अच्छे से समझ आ गया है कि हमें कॉम्प्रीहेंशन को सॉल्व करते वक्त किन किन बातों का ध्यान रखना है, कॉम्प्रीहेंशन ज़रूरी क्यों है, कॉम्प्रीहेंशन एग्जैक्टली है क्या, किन तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं। तो आपको समझ आ गया। तो आपको प्रैक्टिस शीट दी जाएगी जिसमें आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर कर ये देख पाओगे कि हाँ मुझे समझ आया है कि नहीं। क्लियर एवरीबडी? केस बेस्ड पैसेज बहुत आसान होता है बेटा, सारी डिटेल सामने आपको प्रोवाइडेड होती है। ओके, सो आपको प्रैक्टिस शीट में मैंने वो दे दिया है। अब हम मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मेहनत करते रहिए और जिन चीज़ों में मुश्किलों का सामना करें उनके लिए प्रैक्टिस करते रहें। टेक केयर टिल देन, सी यू, बाय बाय, ध्यान रखिए अपना।